गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी साइंस की क्लास में हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में हमने खाद्य परिरक्षण और उसकी विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा था, जैसा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदलना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्यों होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? क्योंकि देखिए, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हमारे जो भोजन के अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होती ही है, लेकिन प्रोटीन ऐसा हमारा अवयव है जिसमें नाइट्रोजन भी होती है। अब ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। तो विभिन्न विधियों के माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदला जाता है। आपको जैसा कि पता ही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन हमारी कितनी है? 78% है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। तो अब ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यह 3 प्रकार से होता है। जैसा कि देखिए, आपके इसमें डायग्राम में दिया गया है चक्र जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। एक तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी बिजली के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब आप कहोगे कि बिजली द्वारा कैसे? जब वर्षा होती है, तो वर्षा में जब बिजली चमकती है तो उस समय भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। वो कैसे होता है? देखिए क्या होता है, वायुमंडल की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो मिलकर क्या बनाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर अपन ये कहते हैं कि आजकल जो हमारे प्रदूषण हो रहा है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनी, ठीक है, वो जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में घुल जाती है और क्या बना देती है? अम्ल बना देती है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, या नाइट्रेट, ठीक है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। कब बनते हैं? प्रदूषण से। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जो ये नाइट्रेट है, ये क्या होती है? जब वर्षा का जल होता है H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उससे क्रिया करके क्या बना देते हैं? HNO3। या ये जल से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना देती है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो अब ये नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया? नाइट्रोजन का क्या हो गया? यौगिक हो गया। अब पेड़ पौधे इस नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो बना है, इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। किसके माध्यम से? जड़ों के माध्यम से। क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल होगा, ये वर्षा के जल के साथ कहाँ आ जाएगा? ज़मीन पर, और ज़मीन से कहाँ चला जाएगा? मृदा के अंदर। और मृदा में जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित होता है उसके माध्यम से ये अवशोषित हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको बच्चों कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, ठीक है। दूसरा है वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणुओं के द्वारा स्थिरीकरण। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे आपने मटर कुल के जितने भी पादप होते हैं, जैसे चना है, राजमा है, छोले हैं, मूंग है, ये जो भी मटर कुल के पादप जो होते हैं, इन्हें मटर कुल के पादप या लेग्यूम पौधे कहा जाता है। क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर क्या होता है? विशेष प्रकार की गांठें पाई जाती है,
और उन गांठों में क्या होते हैं, जीवाणु, और उस जीवाणु का क्या नाम होता है, राइजोबियम जीवाणु। क्या नाम होता है, राइजोबियम जीवाणु। तो ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल देता है। तो यौगिक बन गए। अब वो यौगिक किस में मिल जाएंगे, मृदा में मिल जाएंगे, और मृदा में मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे। और नेक्स्ट यदि फसल हम अन्य पादप की लेते हैं, जैसे गेहूँ है जिसमें ये लेग्यूमिनस नहीं होते हैं, यानी राइजोबियम जीवाणु नहीं होते हैं, तो वो उन्हें तब भी मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक तो मिल ही गए एक बार, फिर वो भी उनको ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फसल को उगाया जाए तो क्या होता है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। एक बार मटर कुल के पादप और दूसरी बार दूसरे अन्य पादप, ठीक है। तो दूसरा किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। अब इनके द्वारा क्या हो गया, यौगिक बन गए, और वो यौगिक कहाँ मिल गए, मिट्टी में। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। अब इन नाइट्रोजन के यौगिकों को कौन ले लेगा, पौधे ले लेंगे। पौधे को कौन खाएगा, जंतु खाएंगे। जंतु और पौधे जब मृत हो जाते हैं तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट वो वापस कहाँ पर मिल जाएंगे, मृदा में मिल जाएंगे, और मृदा से वापस पेड़ पौधे ले लेंगे। इसी प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, तो फिर अब क्या होता है, जो ये यौगिक बन गए, इन यौगिकों में फिर कुछ मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु जो होते हैं वो वापस नाइट्रोजन के यौगिकों को किस में बदल देते हैं, मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो देखिए, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा हमारा नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो नाइट्रोजन चक्र से मतलब क्या होता है, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना और यौगिक से पुनः वायुमंडल में मिल जाना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब आपकी देखिए पुस्तक में 2 विधियां दी है। एक विधि और है वायुमंडल नाइट्रोजन को यौगिक में बदलना, वो प्राकृतिक न होके कृत्रिम है। ये तो दोनों प्राकृतिक है, एक कृत्रिम और है। कृत्रिम कौन सी, औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा या कल कारखानों के द्वारा। तो कल कारखानों के द्वारा मानव भी क्या करता है, नाइट्रोजन वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल लेता है। जैसे यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, ये जितनी भी खाद मिलती है ना, इन सब में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है। तो बच्चों, आज आपको ये नाइट्रोजन चक्र समझ में आया होगा। अपन अब ये चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन का मतलब जिसमें 2 दालें पाई जाती है, जिनको 2 बराबर भागों में अपन बांट सकते हैं। जैसे छोले हैं, छोले में को यदि हम भिगोते हैं तो 2 दाल के समान संरचना हमें प्राप्त होती है, तो ये दलहन में आते हैं, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। देखो ये ग्रंथिकाएं बनी हुई है, यहाँ पर देखो ये, इनमें ये बीच बीच में देखो गांठें दिखाई दे रही हैं, ये गांठें, इन गांठों के अंदर ये जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। और इन पौधों को इस जिनमें ये ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं वो कौन सी श्रेणी के आते हैं, लेग्यूम पौधे कहलाते हैं। सेम, मटर की जो एक सहजीविता है, यानी आपस में जुड़कर रहते हैं। राइजोबियम को अपना भोज्य पदार्थ वो किससे प्राप्त करते हैं, जड़ों से कर लेते हैं, और जड़ों को बदले में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक। कभी कभी तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हो कि नाइट्रोजन को वायुमंडल में स्थिर रखती है की मात्रा स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे संभव है, तो अभी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। हाँ, अब नाइट्रोजन चक्र देखिए, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक घटक, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स,
में उपस्थित होते हैं। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इनका उपयोग कर लेते हैं और जड़ द्वारा ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करने में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतुओं से प्रोटीन अन्य नाइट्रोजन यौगिक ग्रहण कर लेते हैं। पौधे उन जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, अर्थात वही 78% रहती है। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। आपने क्या सीखा, अपन ने ये चैप्टर पढ़ा तो उसमें क्या क्या सीखा, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िए और आप ये देखो कि हमें ये सभी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब अपन इसके कल प्रश्नोत्तर करेंगे।